स्वागत है बच्चों आप सबका टॉप 15 फिजिक्स के चैप्टर के सीरीज में जो हमने यहाँ पे चला रखी है यूट्यूब पे एकदम फ्री। हमारा जो मेन टारगेट था बच्चों जे मेन फर्स्ट अटेम्प्ट जो जनवरी में आपका ऑब्वियसली होने वाला है, राइट। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर बेस्ट स्कोर आप फिजिक्स में करना चाहते हो, आपको लगता है आपकी फिजिक्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी और आपका रिविजन उतना स्ट्रांग नहीं था, तो ये सीरीज आपकी हेल्प करेगी क्योंकि ये टॉप 15 वो चैप्टर है ना गाइज जिन पे लास्ट के कुछ सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। मतलब इसलिए हमने टॉप 15 उन चैप्टर्स को सेलेक्ट किया था जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब चाहे फर्स्ट अटेम्प्ट हो चाहे सेकंड अटेम्प्ट हो या कोई भी शिफ्ट हो, वहां से कॉमनली वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, उनके न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं और कंप्लीट जानकारी यहाँ पे हमें मिल जाती है कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है। दिस इज द मेन थिंग कि आपको उस पर फोकस करे और इसको फॉलो करे और इसकी प्रैक्टिस करके जाए। आई गारंटी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। मेडिकल स्टूडेंट हो तो फॉलो करो, एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगा उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो जेईई मेन एंट्रेंस एग्जाम में ऑब्वियसली पूछे जाते हैं, राइट। सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप करके जाओ यार, 12th के जितने भी चैप्टर जितने भी न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस किए आपको 100% क्वेश्चन इनमें से मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बच्चों हम बिल्कुल लास्ट में पहुंच चुके हैं वैसे तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो टॉप 15 चैप्टर्स के लास्ट के कुछ टॉपिक बचे हैं 2-3, बस उनकी डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। और आज का टॉपिक है बच्चों वेव ऑप्टिक्स। बने रहना मेरे साथ क्योंकि ऑसम ये जर्नी होगी आपकी, क्योंकि जो मैं आप सिखाने वाला हूं, जो एप्लीकेशन करना आपको सिखाने वाला हूं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपने इस तरीके से करने हैं। और आपको ये भी पता चलेगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, जहां पे जेईई मेंस वाले सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपका माइंडसेट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा इस सीरीज के थ्रू 100%। और जो बिल्कुल अभी अभी नए बच्चे हैं ना, आप डरो मत। वैसे भी आप अगर फ्रेशर हो तो आप बिल्कुल डरो मत। जितने भी लेक्चर मैंने बनाए टॉप 15 के, आप आराम से उनको विद इन 10 डेज भी कवर कर सकते हो अगर ढंग से करोगे, अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी बैठे हो, राइट। बच्चों देखना, क्योंकि उसमें समय हमने इस तरीके से डिजाइन किया कि बहुत कम समय में बहुत बेस्ट चीज आपको मिलेगी, वही मिलेगी जैसे क्वेश्चन यार आते हैं, बस उस पे हमने फोकस करा है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आएंगे और किस तरीके से आप उनको करेक्ट कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसकी डिस्कशन करेंगे, उसके थ्रू सारे कॉन्सेप्ट आपके मजे से क्लियर हो जाएंगे गाइज। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान रखें और उनके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है उसने, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था 6000 एंगस्ट्रॉम है। इस सीरीज का मेन मकसद है आपके सारे कंसेप्ट जो बेस्ट है उनका रिवीजन और उनका एप्लीकेशन थ्रू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिससे आपको क्वेश्चन करने आ जाए, जो मेन टारगेट होता है, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.01 mm। यानी सिंगल स्लिट यानी ऑफ विड्थ, सिंगल स्लिट है मतलब ये डिफ्रैक्शन का केस होगा। सिंगल स्लिट की जो विड्थ है वो दे रखी है और उसको हम ए से डिनोट करते थे, याद करो डिफ्रैक्शन में, और ये दे रखी है 0.01 mm। बच्चों उसको 0.01 mm मतलब -3 होगा, 2 ये रहा तो 10⁻⁵ मीटर लिख सकते हो ना इसकी वैल्यू आप। यस सर। इफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी जब भी कॉन्वेक्स लेंस का आप यूज करते हो डिफ्रैक्शन पैटर्न में, तो याद रखो फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन होता है। फ्रॉनहोफर्स ने एक कॉन्वेक्स लेंस को रख के उसको फोकस कराया था स्क्रीन पे लाइट को जो वहां से निकल रही थी स्लिट से, राइट, डिफ्रैक्ट होके। तो फ्रॉनहोफर ये बनेगा, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम इसको कहते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। और इनके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ दे रखी है दैट इज 20 सेंटीमीटर। डोंट वरी, आपको सब मिलेगा, सारा रिवीजन होगा, हर कॉन्सेप्ट का रिवीजन होगा और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पूछ रहा है बच्चों। तो विड्थ को अगर मैं W से रिप्रेजेंट करूं, फ्रॉनहोफर के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता था दैट इज 2f λ/a, ये होता है बॉस, बस इस पे फोकस कर लेने का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फ्रॉनहोफर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जो सेंट्रल मैक्सिमम बनने वाला है आपका, उसकी जो सेंट्रल मैक्सिमम की जो लीनियर विड्थ होगी वो है 2f λ/a। याद रखना, कंडीशन भी बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेने का। f इज द फोकल लेंथ, लैम्डा इज द गिवन वेवलेंथ एंड a इज द स्लिट विड्थ। जस्ट पुट द वैल्यूज, यू विल गेट द फास्टेस्ट तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये फ्रॉनहोफर यानी फोकल लेंथ का यूज ना करता तो ये ऑब्वियसली आपको, देखो अगर आपको याद हो ये स्लिट है और इसके यहाँ पे इसके पीछे एक आपकी स्क्रीन है, ठीक।
स्क्रीन और स्लिट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कैपिटल डी लिखते थे। अगर ये फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम ना मानते तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, ऑब्वियसली ये 2 लैम्डा और एफ की जगह आता आपका कैपिटल डी ओवर ए, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। तो ध्यान से समझना, फ्रॉनहोफर मतलब फोकल लेंथ दे रखी है तो ये यूज करेंगे, अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रखी है तो ऑब्वियसली ये यूज करेंगे। सबने पढ़ा होगा ऑब्वियसली। चलो सर ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाएगा। यस सर, देख लो बॉस, तो मेरा काम है इसको रिवाइज भी कराना। तो 2 इंटू फोकल लेंथ कितनी है सर, 20 सेंटीमीटर में है, तुम चेंज कर लेना। और लैम्डा कितना है सर, 6000 है। तो 6000 को आप 10⁻⁻ एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो 6 इंटू 10⁻⁷ बचेगा ना भाई, 6 इंटू 10⁻⁷ बचेगा। यस, और डिवाइड बाय बच्चों ए, और ए की वैल्यू है 10⁻⁵, ये -5 और ये -7, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 20 - 5 7 इंटू 10⁻⁷। और ये mm, ये सही किया मैंने, नो दैट इज 2 इंटू 10 भी है और 6 भी है, यानी ये 120 बनेगा आपके पास। ठीक है, और -5 यहाँ 2 बचेगा तो 4 होगा, ये दिस इज 4। ठीक है, तो देखो ये -4 है, एक जीरो कैंसिल कर दो तो 12 इंटू 10⁻³ लिख सकते हो, यानी 12 mm इतनी विड्थ होगी। बस हो गया 12 mm, राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सर, फ्रॉनहोफर होगा तो फोकल लेंथ होगी तो डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, फॉर्मूला है। और अगर वो नहीं है तो नॉर्मल वाला जो कंडीशन हम लेके चलते थे डिफ्रैक्शन वाले, जो हमने पढ़ा है एक्चुअली, अगर फ्रॉनहोफर को निकाल दे तो भाई स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस डी, बस उसकी वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। सेंट्रल मैक्सिमम की ये लीनियर विड्थ होती है, बस इस बात का ख्याल रखना है। अंडरस्टूड? यस सर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गाइज। और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन के थ्रू बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा बच्चों। और डोंट वरी अबाउट दैट कि कंप्लीट रिवीजन वेव ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर हमने फोकस करना है। 1-2 क्वेश्चन भी मिल गए हमें, उड़ा के आएंगे बढ़िया तरीके से इस मिनिमम से समय के अंदर। ओके हियर वी गो, एंड दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की जर्नी स्टार्ट कर देता है और मजा आएगा। मतलब देखो, आप इन क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट चैप्टर ना रिवाइज करा दिया, नाम बदल देना बॉस, बेहतरीन तरीके से एप्लीकेशन भी करना आएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ऑब्वियसली सीखेंगे, सिली मिस्टेक कहां होती है ये भी देखेंगे। ठीक है, चलो, अ माइक्रोवेव ऑफ वेवलेंथ दे रखिए बच्चों 2 सेंटीमीटर। हियर वी गो, यू कैन राइट दिस -2 मीटर, दिस इज द वेवलेंथ, राइट। फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ 4 सेंटीमीटर। एक स्लिट पे ये स्लिट है, लेट्स सी, और इस स्लिट पे ये वेवलेंथ इंसिडेंट कर रही है, और इस स्लिट की जो विड्थ है स्लिट की वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्लिट की विड्थ दे रखी है। द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन वाला ही केस है ऑब्वियसली, पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और इससे दूर अब स्क्रीन का भी नाम यूज कर लिया उसने, अंडरस्टूड। और इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी है, कितनी सर, वो दे रखी है आपको 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। एंगुलर स्प्रेड पूछ रहा है, मतलब उसका एंगुलर जो पोजीशन होता है वो पूछ रहा है। तो जब भी एंगुलर पोजीशन पूछे, ऑप्शन देखो डिग्री में है, रेडियन में नहीं है, डिग्री में है। तो याद करो बच्चों, डिफ्रैक्शन के केस में जब भी एंगुलर पोजीशन की वो बात करेगा, एंगुलर विड्थ की वो बात करेगा, तो आप क्या करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे, जो डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस होता था वो हम लेते थे यहाँ पे एन लैम्डा, है ना। और एन के बारे में बताया नहीं तो हम फर्स्ट वाला ही लेके चलेंगे, है ना, जो भी मिनिमा रहेगा हमारा फर्स्ट वाला ही, तो हम एन की वैल्यू तो 1 ही मान के चलेंगे, ये आप मान के चले। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा रहेगा। और जो डेल्टा एक्स होता था इस केस में, डिफ्रैक्शन के केस में, अगर आप याद हो को, तो ये मैं याद दिला दूं, ये होता है बच्चों, ये जो स्लिट विड्थ है ए साइन थीटा, ये होता है आपका फॉर्मूला ए साइन थीटा। ये याद रखना इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, जो मिनिमा वाला केस बनता था, डेल्टा एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा लेते हैं, तो हमने बस ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, आप इसको याद भी रख सकते हो पूरा एज इट इज, इंडिविजुअली याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी एंगुलर आपसे पोजीशन या विड्थ पूछ रहा है तो यहीं से निकालना है आपने, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, ये लार्ज एंगल्स होते हैं, राइट, डिग्री में है, तो आपको साइन थीटा एज इट इज यूज करना है, रेडियन में नहीं है ना, स्मॉल एंगल नहीं है, ठीक है। साइन थीटा को रिप्लेस करके आप थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई ए करते, अगर ये स्मॉल एंगल होता तो आंसर रेडियन में आएगा, ऑब्वियसली यहां से डिग्री में ही आएगा। साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू एज इट इज लिख लो, कितनी है
2 इंटू टेंस टू माइनस टू, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 इंटू टेंस टू माइनस टू, ये पूरा कैंसिल, 1/2 आएगा। तो साइन थीटा 1/2 का मतलब आप सबको पता है साइन 30 होगा, तो थीटा हमारा 30 डिग्री आ गया, फिनिश। वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, तो ये याद रखने का बॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा बेसिक सा लेकिन इंपॉर्टेंट तो है क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए हमें याद रखने का भाई। अमेजिंग कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन इजी है। आप मैथमेटिक्स के बच्चे हो, अगर मेडिकल वाला बच्चा भी दे रखा है तो बेसिक सी कैलकुलेशन होती है, आराम से कर सकते हैं। तो लेकिन अच्छी बात है कि हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम क्यों ना इनकी प्रैक्टिस करके जाए, क्यों ना वो मार्क्स जो हमारे लिए बने एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उनको हम सॉल्व करके आए और उनको गेन करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में बेस्ट स्कोर लेके आए, है कि नहीं। ये फोकस करना है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करो यार, आगे बढ़े। यस, कंप्लीट रिविजन होगा, ये भी पता चल गया, पार्ट डिफरेंस देख लिया कैसे यूज करना है, और उससे पहले वाला फ्रॉनहोफर्स के अकॉर्डिंग जो आपके सेंट्रल मैक्सिमम के लीनियर विड्थ होती है उसका फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना है, फोकल लेंथ दे रखी है तो ये करना है। और अगर स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस जिस तरीके से याद दी थी, तो वहां पे फिर एफ की जगह आप कैपिटल डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पता है अब आपको, आपके माइंड में रहना चाहिए, आप नोट्स बनाएंगे प्रॉपर, उन्हीं को पढ़ के जाएंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, तो देखो फिर आपको कितनी बेस्ट तरीके से कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है और आप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलते हैं भाई आगे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की अपनी एक खास बात होगी, एक नया कंसेप्ट होगा, वो सीखना है। ओके, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी दिमाग भी लगेगा, कैलकुलेशन भी लगेगा और थोड़ा पेशेंस भी रखने का बॉस, मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से। तो क्या है सर और कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हम उसको आराम से बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ वादा किया है मैंने, आपको बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा, तो सिखाऊंगा फिर, राइट। चलो, उसने बोला इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब ये पहला क्वेश्चन अभी तक हमारे पास आया, बाकी सारे क्वेश्चन जितने भी थे वो डिफ्रैक्शन के थे, अब ये YDSC वाला आ गया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, राइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ जो दे रखा है पहले लिख लिया करो बच्चों, ये बहुत बेस्ट टेक्निक होती है। ये दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, मोनोक्रोमेटिक जो वेवलेंथ है वो इतनी दे दी है। द स्लिट्स आर 1 mm अपार्ट, स्लिट्स यानी YDSC है तो 2 स्लिट होती हैं, आपको पता है। तो इस तरीके का सिचुएशन होगा, ये स्क्रीन होगी बॉस, और ये स्लिट 1 स्लिट 2, इनके बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल d लिखते हैं, डिफ्रैक्शन में a लिखते हैं स्मॉल, यहाँ पे d लिखेंगे। और ये कितने दे रखी है सर, दिस इज 1 mm, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ मीटर। Yes, that is great. And screen is placed at 1 meter away from the slits. यानी इन स्लिट से स्क्रीन की जो डिस्टेंस है कैपिटल D वो भी दे रखा है, that is 1 meter. Everything is given. Okay, sir. The distance from the center of the screen where intensity becomes half of the maximum intensity for the first time. आप समझो बात को, अगर स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है तो यहां से कितनी दूर एक पॉइंट होगा, उसकी डिस्टेंस निकालो, उस पॉइंट की बच्चों डिस्टेंस निकालो, यही पूछ रहा है ना। यस, उस पॉइंट की लोकेशन निकालो, डिस्टेंस निकालो, उस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कितनी होगी बॉस, क्या बोला उसने, हाफ होगी, हाफ होगी, ऐसा बोल रहा है कि बताओ वो पॉइंट कहां होगा इसके सेंटर से, स्क्रीन के, जहां पे इंटेंसिटी और इस पूरे प्रोसेस में जो सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसकी हाफ हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसके बिना क्वेश्चन होगा नहीं अगर आप इसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट, कि जहां ऐसा हो रहा होगा कि यहां पे अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम बन रही है सेंटर पे, तो यहां पे बनने वाली इंटेंसिटी इसकी हाफ होगी। ये कंडीशन उसने दी है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बताओ उसकी डिस्टेंस क्या है। सो दिस इज द क्वेश्चन। देखो ये बिल्कुल भी स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है, इसमें दिमाग लगेगा, सब कुछ लगेगा, एनर्जी लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट आना चाहिए, सब कुछ याद होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो चल कैसे करेंगे सर, देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का एक बेस्ट रास्ता होता है। कैसे, सबसे पहले जो उसने कंडीशन दी है ना, उस कंडीशन पे फोकस करो, वहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। अपने मन से नहीं चलेंगे, राइट, कि सोचने लगेंगे कैसे करें, जो कंडीशन है उस पर फोकस करने का। तो यार अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होती थी, इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी में एक फॉर्मूला होता था, नहीं पता तो लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी I इज इक्वल टू होता है I मैक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2। ये एक रिलेशन होता है इंटेंसिटी में और मैक्सिमम इंटेंसिटी में, समझ जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये फेज एंगल यहां से मिल जाएगा आपको। इससे क्या हेल्प होगी हमें नहीं पता क्या होगी, बट हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी
कि रिस्पेक्ट में किसी अदर पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी चाहिए जो कि दे रखी है, तो ये रिलेशन यूज करना है। तो जो इंटेंसिटी उस पॉइंट पे है वो दे रखी है आई मैक्स की हाफ, तो ये इंटेंसिटी को हम लिख देंगे आई मैक्स का हाफ, और यहां पे आई मैक्स ऑलरेडी है इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2। इसको सॉल्व करो, देखो तो यहां पे 1/2 आएगा, और मैं आपको बता दूं जब कॉस का आप स्क्वायर हटाएंगे, चलो मैं यहां लिख देता हूं, तो cos ऑफ 5/2 लिखेंगे तो यहां पे 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटके इस पे रूट आएगा, और ये √2 cos 45 होता है, आप सबको पता है। तो ये कैंसिल होके 5/2 की वैल्यू 45 आ रही है बच्चों, और 5 की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, या π/2 रेडियन आ रही है। अंडरस्टूड? दिस इज द कंडीशन। सर इससे क्या फायदा हुआ, मैं तो पोजीशन निकालनी थी। भाई ये ही तो है कमाल की चीज, इसके बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं भाई। तो फाई इज व्हाट, दैट इज द फेज एंगल जो बन रहा है यहाँ पे। अब अगर आपको एक रिलेशन आता हो, क्यों, अगर सर ये पोजीशन तो हम वैसे भी निकाल सकते थे भाई, ये YDSC है, ये YDSC, ये तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसका फॉर्मूला होता था भाई। लेकिन हमें ये नहीं पता ना बच्चों यहाँ पे कौन सी इंटेंसिटी बन रही है। हाँ उसकी इंटेंसिटी मैक्स की हाफ है, चलो मैक्स का फॉर्मूला ले लेते हैं पोजीशन के लिए, n लैम्डा कैपिटल D/D, ये होता था ना सर, ये वाला। तो सर हमें लैम्डा गिवन है, यस, डी गिवन है, ये गिवन है, बट ये एन का नंबर कौन सा है, वो फर्स्ट फ्रिंज बनेगी या सेकंड बनेगी या थर्ड बनेगी या फोर्थ, वो हमें नहीं पता है, ना दे रखा है। तो क्या करें, जब हमें उस जिस फ्रिंज का पोजीशन निकालना, उसका नंबर ही नहीं बताया कि कौन सी फ्रिंज है, तो कैसे निकालेंगे, राइट। अब उसके लिए बेस्ट, ये फॉर्मूला आया कहां से, उस लॉजिक पे आओ, ये फॉर्मूला बना कहां से था, याद करो। वाई निकालने का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, फिर चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो, फिर चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, कोई भी हो, जर्नल फॉर्मूला क्या है वो याद रखेंगे ना भाई, वो होता है पाथ डिफरेंस इंटू D/D। इसी फॉर्मूले से तो ये सब कुछ निकाला गया है, ये हो चाहे दूसरा फॉर्मूला हो डार्क फ्रिंज की पोजीशन का, कुछ भी हो, दिस इज द पाथ डिफरेंस। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमें यही वाला अप्रोच करना पड़ता है, पाथ डिफरेंस वाला, और D/D ये तो हमें पता ही है। तो सर पाथ डिफरेंस वाला क्यों, क्योंकि उसी की वजह से तो इंटरफेरेंस हो रहा है ना भाई। तो इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है ना, अगर वो निकल जाए एक बार, तो पाथ डिफरेंस निकालना आसान है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहला कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला, दूसरा कॉन्सेप्ट ये फॉर्मूला, तीसरा कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। व्हाट इज दैट सर, फेज डिफरेंस बच्चों होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये यहां से ये दे रखा है आपको π/2, अभी निकाला है हमने 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई कैंसिल। आप देखो यहां से डेल्टा एक्स निकालोगे तो लैम्डा ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, देन λ/4, ये आ गया पाथ डिफरेंस। वाओ, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं भाई, और कैलकुलेशन अलग से है, कॉन्सेप्ट अलग से है, दिमाग सोचना अलग से पड़ेगा आपको, पूरी क्रिएटिविटी लगानी पड़ेगी कि नहीं, बेस्ट प्रॉब्लम मानी जाती है इस टाइप की, ठीक है। तो जैसे ही डेल्टा एक्स आपने निकाला, यहां पे पुट करोगे तो वो जो पोजीशन है एक्चुअली उस पॉइंट की जहां पे इंटेंसिटी मैक्स की हाफ है, उसका पाथ डिफरेंस इतना है, तो उसकी हेल्प ले ली हमने और पोजीशन निकल जाएगी। तो λ/4 आ गया सर, और डी हमें पहले ही दे रखा है स्मॉल डी। अगर बच्चों उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू ना होती तो उसका आंसर होता λD/4D, ये होता है इसका आंसर। अब आप यहां वैल्यू पुट कर दो, 5000 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁷, क्योंकि -10 है, ये +3 है, ठीक है। मैंने डी डायरेक्ट पुट कर लिया, 1 मीटर है और ये 4 है, और इंटू स्मॉल डी बच्चों 10⁻³ है, ये कैंसिल कर दो, और ये 5/4 करोगे 1.25 आएगा ऑब्वियसली, और यह 10⁻⁴ बचेगा। तो ऑप्शन हम इसका चेक कर लेते हैं बच्चों, ऑप्शन इसके क्या होने चाहिए और कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा। -6 में आंसर दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 125 × 10⁻⁶। तो उसने बोला है कि भाई इतनी मीटर होगी, उसने बोला ये दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये वैल्यू जो उसने फिल करानी है ये वैल्यू है, कि बताओ ये वैल्यू क्या होगी, ठीक है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में 125 आएगा, 125 × 10, अगर कंप्लीट आंसर देख रहा है तो दिस इज द आंसर, अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस होंगे। बेस्ट है कि नहीं है, यस। YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैं आपको बता दूं गाइस, अगर इसी क्वेश्चन में वो डायरेक्ट बोलते हैं, इंटेंसिटी का नाम यूज ना करता कि बताओ यहां पे बनने वाली ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन, तो हम निकाल लेते, या थर्ड डार्क फ्रिंज का पोजीशन तो हम निकाल लेते, क्योंकि हमारे पास पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज का जनरल फॉर्मूला होता है nλD/D, ठीक है। n की वैल्यू पुट करते जाओ, n1 रखोगे तो पहली की मिल जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी ब्राइट, और अगर डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालोगे गाइस तो 2n - 1 λD/D।
ओके, लैम्डा डी बाय 2d, दिस इज द फॉर्मूला। एन की वैल्यू यहां पे भी 1 से स्टार्ट करना है, अगर यहां प्लस लिख दोगे तो एन की वैल्यू 0 से स्टार्ट करना। फिर तो ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन यहां पोजीशन उसका नंबर ही नहीं गिवन था, कौन सी ब्राइट निकालू कौन सी डार्क निकालू। तो हमें जब भी इंटेंसिटी का रिलेशन गिवन होगा ना, आप समझ जाना इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी का नाम यूज करेगा, तो वहां से फेज एंगल निकालना पड़ेगा, और फेज एंगल निकाल के पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद इंटेंसिटी पूछे, पोजीशन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है फिर वो उसके बाद, अंडरस्टूड, कुछ भी, राइट। सो दिस इज द वे गाइस, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, तो रिवीजन ये भी कर लिया कि नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये वाले फॉर्मूले आपने याद रखने, ब्राइट के लिए, डार्क के लिए, सब कुछ है कि नहीं। बेस्ट, आप खुद बताओ यार। यस सर, मतलब ये तो खतरनाक, मतलब मजा आ जाएगा अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर लोगे यार। बस बने रहना मेरे साथ इस जर्नी में, आपको ऑसम एडवेंचर है ये, मतलब वो वाला नहीं बट एडवेंचर है बॉस। तो ये एक बेहतरीन जर्नी है बॉस, राइट। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा सीखने को इन क्वेश्चंस के थ्रू, एप्लीकेशन, रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस इज अमेजिंग थिंग। ठीक है बच्चों, आप ही के लिए, आप टेंशन मतलब आपको सिखा के रहूंगा न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, देख लेते हैं ना बॉस, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके बच्चों, दैट इज इंपॉर्टेंट कि भाई हर क्वेश्चन के थ्रू उसकी लैंग्वेज चेंज करके वो आपको फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम इस तरीके से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, रिवीजन करके जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके जा रहे हैं कि हम उसकी लैंग्वेज को भी समझ लेंगे और हम फंसेंगे ही नहीं मेरे साथ। यस, क्या है सर, कैसे, मतलब क्या बात कर रहे हो, नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना यार। उसने बोला पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो भी दे रखा है पहले लिख लेते हैं बॉस। व्हाट इज दैट सर, 5000 एंगस्ट्रॉम, और इसको मीटर में कन्वर्ट करो तो 5 × 10⁻⁷ मीटर, ऑब्वियसली। यस, दैट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ सिंगल नैरो स्लिट, और सिंगल स्लिट जो होती है डिफ्रेक्शन का केस है बॉस, ऑफ विड्थ, उसकी विड्थ भी दे दी, कितनी दी है सर, 0.001 mm। तो 3 जीरो तो ये हो गया, मतलब पॉइंट के बाद 3 तो ये हो गया, 1 2 3 और ये भी, तो -6 हो गया ना भाई मीटर में, ए है ना विड्थ जो है उसकी। ठीक है, द लाइट इज फोकस्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन इट्स फोकल प्लेन, द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। यानी फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहा है, फर्स्ट मिनिमा। अभी बताया था मैंने आपको, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और एंगल पूछे, है ना, और वो भी डिग्री में पूछ रहा है, तो आपने यूज करना है a sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, और ये रिलेशन मिनिमा का ही तो है। यहाँ पे फर्स्ट मतलब n की वैल्यू 1 पुट करनी है बस, और डिग्री में आंसर करा रहा है, आप देख लो ऑप्शन में डिग्री में चाहिए जी उसको, तो sin थीटा निकालो भाई, बस वही है सेम। तो सर हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको इस टाइप के लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। उसने बोला फर्स्ट मिनिमा विल बी फाउंड फॉर द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना, फर्स्ट मिनिमम एन की वैल्यू 1 ले लेंगे, सिंपल। दिस इज द रिलेशन यू हैव टू रिमेंबर जब भी एंगल की बात करें। तो भाई यहाँ पे a आ गया, n तो 1 हो गया भाई, ठीक है, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं, आप उड़ा डालेंगे। तो दिस इज 5 × 10⁻⁷, a की वैल्यू सर -6 कैंसिल, यहाँ 10 ये को -6 है, 7 है, -1 बचेगा तो 5/10 हो जाएगा। ये भी 1/2 आ गया, यानी थीटा तो भाई 30 डिग्री आ रहा है ना इसमें भी भाई, साइन थीटा 1/2 है, थीटा 30 डिग्री होगा ऑब्वियसली। सर ये तो आप हमें देते, हम भी सॉल्व कर लेते। यस, माय मिस्टेक, सॉरी। आगे नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे होगा तो आप ही को दूंगा 100%, राइट। इतना इजी सा क्वेश्चन तो हम कर लेते सर। नेक्स्ट क्वेश्चन अमेजिंग प्रॉब्लम है, फिर से बता रहा हूं अमेजिंग है। बस देखो, मेरा मेन मकसद है इन क्वेश्चन के थ्रू आपको ये जताना, ये बताना, ये एहसास कराना कि कौन से कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, किस टाइप की कैटेगरी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एंट्रेंस मोड पे फोकस करो, प्रैक्टिस करो मेरे साथ, अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करो घर पे, और मजा के आओ अपने एग्जाम के अंदर, फिर बात करेंगे, है ना। और मेरे को ये जरूर बता दिया करो कमेंट करके, बता देना, अभी तो चलो पता नहीं है, बता देना कि सर ये हमारा सेट है, इस दिन होने वाला है, तब होने वाला है, फिर डिस्कस करेंगे ना पेपर, फिर देखेंगे ना हमने क्या क्या डिस्कस किया था। जितने भी टॉप 15 चैप्टर मैंने डिस्कस करे हैं उनकी सबकी एनालिसिस अगेन एंड अगेन फिर से मैं करने वाला हूं, मस्त मजा आएगा, है कि नहीं। तो चलो तब तक सीखते रहेंगे, कंप्लीट अपने चैप्टर को करके जाएंगे, रिवीजन बेस्ट करके जाएंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करके जाएंगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ये बेहतरीन सी जर्नी मैं आपको बता देता हूं, क्या है इसके अंदर कॉन्सेप्ट, कैसे सॉल्व करना है। हालांकि एक बेस्ट अप्रोच मैंने आपको बता दिया, आपको पढ़ते ही समझ आ जाएगा कि क्या होने वाला है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट फ्रॉम 2 आइडेंटिकल सोर्स आर सुपर इम्पोजिंग ऑन अ स्क्रीन। ओके, द पाथ डिफरेंस बिटवीन द 2 लाइट्स रीचिंग एट ए पॉइंट, पाथ डिफरेंस दे रखा है, पहली बात तो पाथ डिफरेंस दे रखा है कितना सर, दैट इज 7 λ/4।
पाथ डिफरेंस अगर गिवन हो ना, बस समझ जाइयो, पाथ डिफरेंस दे रखा है तो फेज डिफरेंस निकालना पड़ सकता है, फेज डिफरेंस निकाल लिया तो इंटेंसिटी की बात करेगा क्योंकि सब आपस में रिलेट करते हैं, ये इधर रखो, है कि नहीं। अच्छा सर ठीक है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज एट दिस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ द फ्रिंज, समझ गए। उसने बोला कि अगर ये स्लिट्स हैं हमारी और ये स्क्रीन है और यहां से निकलने वाली लाइट और यहां से निकलने वाली लाइट यहां से इस पॉइंट पे मिलती है और ये इसका सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी लेट्स सी, और यहां जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी इंटेंसिटी तो मैक्सिमम होती है, इनका रेशियो निकालो। पूछ रहा है ना इंटेंसिटी टू द मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालो भाई, ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर। तो जैसे उसने पहले बोल ही दिया तो हमें पता है भाई इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, अभी तो पढ़ा था, दैट इज आई मैक्स इंटू कॉस ऑफ स्क्वायर 5/2। सर ना इनका रेशियो तो डायरेक्ट ही नहीं आ जाएगा, यस डायरेक्ट आ जाएगा अगर हमें ये पता चल जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई, फेज डिफरेंस कितना है, फेज एंगल कितना है वो, ठीक है, ये पता चल जाना चाहिए, तो ये अपने आप आएगा। तो सर ये तो गिवन ही नहीं है, पार्ट डिफरेंस है, अब भी बताया था मैंने, जब भी पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात करें तो फेज डिफरेंस बच्चों होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, तो फाई निकाल लो, पिछले में मैं फाई निकाल के डेल्टा एक्स निकाला था, हो वाओ यस, तो यहां पे लिखेंगे 7λ/4, लैम्डा कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो फाई बच्चों आ गया 7π/2। कमाल हो गया सर, ये तो यस कमाल हो गया बॉस, आप सॉल्व करोगे देखो। अब यहाँ पे कॉस ऑफ स्क्वायर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 7π/2, 5 की जगह 7π/2 और 2 पहले से है तो 4 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये एंगल तो बहुत खतरनाक सा बड़ा सा एंगल हो गया, अजीब सा हो गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जो मैथ किए हो तो तुरंत समझ गए होंगे, जो मेडिकल के लिए उनके लिए मैं बता दूं कि बच्चों ये रेशियो निकालने के लिए कॉस ऑफ स्क्वायर, जब भी ये एंगल की वैल्यू आपको डायरेक्ट ना पता हो, ठीक है, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो, इसको कोशिश करो लिखना एंगल जो आपके रूल्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं साइन ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा वाला रूल देख लो, या साइन 180 प्लस माइनस थीटा वाला, और चूंकि यहाँ कॉस है तो हम कॉस की बात करेंगे, 180 प्लस माइनस थीटा वाला, या फिर जो भी आपको लगे कि ये एंगल बन जाए प्लस माइनस करके देखो, या 360 प्लस माइनस थीटा, 360 मतलब 2π और 180 मतलब पाई, ये वाला टेक्निक यहाँ पे अप्लाई कर लो, बेसिक सा टेक्निक 10th क्लास से देखते आ रहे हो आप, राइट। तो अगर मैं ध्यान से देखूं 7π/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2π माइनस π/4, देखो 2π और 4 इंटू 2 8 -1, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है, और 2π का मतलब होता है 360, और बच्चों याद रखना 360 माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ऑब्वियसली, दिस इज फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे 360 प्लस में थीटा होता है, यहां 360 माइनस में थीटा होता है, और याद रखेंगे इसके अंदर कॉस की जो वैल्यू होती है यहां पे वो पॉजिटिव होती है, और 360 वाला टर्म कभी चेंज नहीं होता है, मतलब आप इस क्वेश्चन को एज इट इज लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ये माइनस π/4, यानी ये लेना है बस आपने π/4 लेना है, ठीक है, बस मतलब इस पूरे की वैल्यू वही होगी जो cos π/4 की वैल्यू होगी, यानी cos π/4 क्या होता है 45 डिग्री, बस तो हम लिखेंगे 1/√2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2, फिनिश, दिस इज द 1/2, यानी द रेशियो ऑफ I to I max इज 1/2। इतना तो कर ही लोगे ना यार, इतना तो दिमाग लगा ही दोगे ना भाई, यस कॉन्सेप्ट को देखो, कैलकुलेशन को देखो, आराम से समझो और समझ समझ के आगे बढ़ो और क्वेश्चन को फोड़ डालो, अंडरस्टूड, मजा आ रहा है, यस सर मजा आ रहा है, बिल्कुल। आगे आने वाले क्वेश्चंस के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट जो भी बचेंगे सब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, यू डोंट वरी, क्योंकि मेरा फर्ज है आप तक ये क्वेश्चन पहुंचाना और इनको रिवाइज कराते हुए आगे बढ़ते जाना, और कैसे कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं ये भी बताना आपको अमेजिंग वे में, ऑब्वियसली। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लिया जाए, उसको पढ़ लिया जाए, उसको समझ लिया जाए, सर उसमें नया कॉन्सेप्ट होगा, इनसे डिफरेंट होगा कि इंटेंसिटी वगैरह से, बिल्कुल होगा, देख लेते हैं ना, आप भी पढ़ लो, आपके पास भी है बॉस। उसने बोला ना सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, अब ये फिर से सिंगल स्लिट आ गया, डिफ्रेक्शन आ गया बॉस, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ओके, ये दे रखिए 6000 एंगस्ट्रॉम, भाई ये पीछा नहीं छोड़ रहा है एंगस्ट्रॉम आपका, तो -7 मीटर लिख लो आप। भाई आप एक बात समझो, देखो डिफ्रेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए कि नहीं पूछे गए, यस, YDSC दो ऐसे फॉर्मूले, दो ऐसे कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो दिमाग लगाओ, रिवाइज करके जाना मस्त तरीके से, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा, डन। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा, फिर से सुनो, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा इन द डिफ्रेक्शन पैटर्न इज फाउंड टू बी 3 mm,
मतलब वो बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहले थर्ड की डिस्टेंस लिखते हैं, फिर डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमा की लिखते हैं, और वो दे रखी है 3 mm। mm को हम लिख लेंगे बाद में। तो सर ये जो डिस्टेंस होती है यानी पोजीशन होती है मिनिमा के लिए, वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, याद करो। इन डिफ्रैक्शन, याद रखना अब इसको, इन डिफ्रैक्शन में जो पोजीशन होती है बच्चों, है ना, मिनिमा की, है ना, मिनिमा के लिए यानी जो डार्क फ्रिंजेस बनती है उनकी पोजीशन निकालते हैं वैसे एन लैम्डा डी बाय ए वाले फॉर्मूले से, यानी ये इंटरफेरेंस यानी वाई डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का अपोजिट फॉर्मूले हो जाते हैं, बस ये ध्यान रखने का। तो ये, और अगर मैक्सिमम वाले की निकालनी है तो 2n-1 लैम्डा डी बाय 2a, ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अंडरस्टूड। यहां मिनिमा की बात कर रहा है, फर्स्ट और थर्ड, तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट आ जाएगा, n की वैल्यू 3 रखोगे तो थर्ड आ जाएगा। तो देखो यहां जब 3 रखोगे तो ये आएगा 3 लैम्डा डी बाई ए, और ये फर्स्ट रखोगे तो ये आएगा लैम्डा डी बाई ए, और ये 3 mm है तो इसको लिखोगे -3। भाई जैसे बोला ना वैसे कर दो, बस एक्सप्रेशन याद रखो, ये रहा, याद कराऊंगा, डोंट वरी, रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। अच्छा सर ठीक है, तो सर और क्या दे रखा है, when the screen is placed 50 centimeter away from slate, screen is placed, यानी ये है आपका स्लेट, ठीक है, ये स्लेट है आपकी और ये स्क्रीन है आपकी, ओके। और इन बीच की डिस्टेंस दे रखी है बच्चों आपको, कैपिटल डी लिखते थे ना इनके बीच की डिस्टेंस, वो दे रखी थी आपको, हाउ मच, 50 सेंटीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली कर लेंगे सर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 1 दैट इज 2 लैम्डा डी बाई ए, और ये आ गया 3 × 10⁻³ क्या पूछ रहा है सर हमारे से पूछ रहा है स्लिट विड्थ बताओ, यानी ए निकालना है बच्चों, ए। तो अगर मैं ए यहां से निकालू, 2 × लैम्डा डी बाई आएगा 3 × 10⁻³, 2 × लैम्डा आ रहा है आपका 6 × 10⁻7, और ये आएगा 50 और सेंटीमीटर में है तो -2 लिखो, और डिवाइड में लिखो बच्चों 3 × 10⁻3। अंडरस्टूड। 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बनेगा, और -3 से ये कैंसिल करोगे, -4 बचेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और आप देखो 2 × 2 4, 4 × 50, ओह 200, और यहाँ पे देखो 3 से जब इसको कैंसिल करूंगा तो यहाँ -4 बचेगा, -4 और -2 दैट इज -6 हो जाएगा। तो बच्चों ये 2 × 10⁻4 हो जाएगा, यानी 0.2 अगर मैं लिख दूं 10⁻3 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 mm। यस, दिस इज द आंसर। हाँ, अगर उसने देखा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बोला है उसने, तो फिर यहीं से आंसर हो चुका है, 2 इज द आंसर। उसने बोला है समथिंग × 10⁻4, तो बताओ समथिंग क्या है, वो 2 है। दिस इज द वे। मेरा काम था आपको एक कॉन्सेप्ट बताना, क्वेश्चन फिर आराम से हो जाएगा। यानी डिफ्रैक्शन में जब भी मिनिमा के लिए यानी डार्क फ्रिंजेस के लिए पोजीशन पूछेगा डार्क के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला, ब्राइट के लिए ये वाला, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओ माय गॉड। और जो फ्रिंजेस बनेगी उनकी जो लीनियर विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की, अगर वो निकालनी पड़े, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 2 लैम्डा डी बाई ए, अगर फ्रोनहोफर यूज कर रहे हैं 2 लैम्डा एफ यानी फोकल लेंथ बाई ए। कमाल हो गया सर, यस बॉस, यस, कमाल ही हो गया ये तो ठीक है जनाब, चलो भाई आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, रुकने का नहीं, सीखते रहने का, प्रैक्टिस करते रहने का, अप्लाई करते रहने का, और आगे बढ़ते रहने का बॉस, ठीक है। ओके सर, अब बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसको हम कैसे क्रैक कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब आपको बताने वाला हूं, और बढ़िया से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देखते हैं उसकी जर्नी क्या है और किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा वो। ओके सो देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, उसके बेस्ट एप्लीकेशन, राइट। उसने बोला डिफ्रैक्शन, फिर से डिफ्रैक्शन आ गया सर, ये तो कमाल हो गया सर। मतलब हम ये मान के चले डिफ्रैक्शन आपका 70-80% क्वेश्चन आ रहे हैं, और फिर उसके बाद आ रहे हैं आपके यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले। यस, पढ़ो, दोनों को पढ़ो, बेस्ट तरीके से पढ़ो। किसी भी सेट में किसी से भी रेशियो घटता बढ़ता रहता है, बट दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही तो सिखाने का मकसद है मेरा सीरीज के थ्रू, समझ के जाओ बॉस। उसने बोला डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ, ओ उसने बोला लाइट ऑफ वेवलेंथ दैट इज 400 नैनोमीटर, और ये नैनोमीटर है बॉस। नैनोमीटर को आप लिखेंगे -9 मीटर बॉस, तो देखो ये 4 × 10⁻7 मीटर लिख सकते हो इसको। मैं कुछ ज्यादा ही फास्ट लिख रहा हूँ, रफ लिख रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो ये बनेगा ना, यस सर। उसने बोला कि फ्रॉम अ स्लिट ऑफ विड्थ, अगेन स्लिट विड्थ दे दी आपको, व्हाट इज दैट, 0.2 mm बॉस, और mm को आप लिखेंगे 0.2 × 10⁻³ मीटर,
yes, and that is focused on a focal plane of convex lens of focal length. ओ तेरी, मतलब इसको एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके फोकस कराया जा रहा है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है। समझ में आ गया, समझ में आ गया सर क्या करने का। यस, तो आप 100 इंटू 10⁻² लिखेंगे तो ये 1 मीटर ही आएगा ना बॉस। यस सर, द विड्थ ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा आ गया ना, कमाल। अभी बता रहा था मैं, उसने बोला विड्थ निकाल लो किसकी, ऑफ फर्स्ट, यानी एन की वैल्यू ले लेंगे 1 ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा ही बनेगा डिफ्रैक्शन में। तो फर्स्ट एन की वैल्यू वाले लो, सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा है, और इसकी विड्थ मतलब उसकी पोजीशन क्या होगी वो निकालनी है। याद करो, मैं अभी फॉर्मूला आपको बता रहा था 2n-1 लैम्डा डी बाई ए, लेकिन याद करो उसमें फोकल लेंथ दे रखी है फ्रॉनहोफर के अकॉर्डिंग, यहां पे डी ना लेते हुए अब आप लिख लेंगे बस एफ, खत्म कहानी, और एन की वैल्यू पुट कर देंगे 1। और अगर 2n-1 वाला फॉर्मूला कर रहे हो तो 1 पुट करना है, अगर ये प्लस वाला होता तो n 0 से स्टार्ट करना था। तो 2n यानी 2-1 दैट इज लैम्डा एफ बाई ए बचेगा ना, बस यही है ना भाई, यही आएगा आंसर। लैम्डा कितना सर, 4 इंटू 10⁻⁷, फोकल लेंथ कितनी सर 1, ए कितनी है सर, ए ए ए ए ए, हाँ ये रही ये इतने, यानी 2 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो आप इसको, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो 2 इंटू 10⁻³ बचेगा, और mm में 2 mm बचेगा बॉस। चेक इट आउट मैन, चेक इट आउट। ओ कमाल हो गया सर, ये तो मतलब हमने मिनिमम वाली पोजीशन भी पढ़ ली, जो मिनिमा बनता है, और जो सेकेंडरी मैक्सिमम बनता है वो भी पढ़ ली। यस, दैट इज द बेस्ट थिंग कि आपको जब आप क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट का रिवीजन करते हो ना, उससे बेस्ट टेक्निक कुछ हो ही नहीं सकती। एक बार सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो जो आपने पूरे साल भर घर पे बैठ के करे, अब क्वेश्चन के थ्रू कर लो, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करेंगे, क्योंकि यही तो मेन तरीका है एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कमाल हो गया सर ये तो, यस कमाल हो गया भाई। देखो सारे फॉर्मूले, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चन है उसी के थ्रू हम अप्लाई कर रहे हैं, आए हैं ना क्वेश्चन। यस, अब चलते हैं धीरे धीरे आगे, और जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे उनके थ्रू जितने भी रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है सब रिवाइज हो जाएंगे बॉस, टेंशन नहीं लेने का। ओके चलो भाई लोग आगे बढ़ते हैं और मचा डालते हैं, और फिजिक्स को बेहतरीन तरीके से सीख के चले जाते हैं, है कि नहीं, अप्लाई करके आते हैं फिर फटाफट। चलो, उसने बोला ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। ओहो, मैं इंतजार कर रहा था कि ऐसा कॉन्सेप्ट आए, कब आएगा भाई, ये भी तो बहुत जरूरी है, ये भी तो क्वेश्चन आते हैं। अनपोलराइज्ड लाइट, बच्चों एक चीज मैं बता दूं, ये क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड हो, आगे पढ़ के पता चलेगा। दो चीजों पर ध्यान रखना है, जब भी लाइट के पोलराइजेशन का क्वेश्चन आएगा तो वो कैसे, किस वर्ड पे आपने ध्यान देना और कैसे उसको सॉल्व करना है, ध्यान से समझते हैं। ए बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0। पहले मैं आपको बता दूं, अगर वो पहले ही बोल दे कि अनपोलराइज्ड है, यही बोला है ना उसने, हाँ, अनपोलराइज्ड लाइट की अगर बात कर रहा है, और वो अनपोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है इनिशियली जो अनपोलराइज्ड है ना, I0, राइट। हाँ भाई दे रखी है भाई इंटेंसिटी ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, बिल्कुल सर। इसका मतलब क्या होगा सर, अभी बताऊंगा, कैसे यूज करोगे अभी बताऊंगा। एंड इट इज पास्ड थ्रू अ पोलरॉइड ए, ये किसी एक पोलरॉइड से पास कर रही है, ठीक है। सपोज करो मैं पोलरॉइड को ऐसे बना रहा हूं, वैसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैं ऐसे बना रहा हूं, ये इसकी एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन है जहां से लाइट पास होगी, और लाइट यहां दे रखी है ऐसे, ये लाइट दे रखी है आपको, ये अनपोलराइज्ड लाइट है और इसकी इंटेंसिटी I0 है। बच्चों जब ये किसी पोलरॉइड से पास होके इधर आएगी ना, द वेरी फर्स्ट टाइम जब अनपोलराइज्ड किसी पोलरॉइड से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी 50% डिक्रीज कर जाती है, ध्यान रखना। इन केस ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट जो आप इंटेंसिटी लोगे वो I0/2 लोगे, I0/2 जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे अनपोलराइज्ड के केस में। अगर सर ये पोलराइज्ड होता तो एज इट इज यूज करते I0 की I0, उसको रिड्यूस नहीं करते, ठीक है। ओके, फिर ऐसा करने के बाद जब इससे पास हो गई तो ये इंटेंसिटी मिली, ठीक है सर। एंड देन थ्रू अनदर पोलरॉइड, फिर एक पोलरॉइड हो रहा है जो उसके बाद रखा गया B, एंड विच इज ओरिएंटेड सच दैट सो दैट इट्स प्रिंसिपल प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री रिलेटिव टू दैट ऑफ ए। मतलब वो जो पोलरॉइड है वो बिल्कुल इसके पैरेलल नहीं रखा गया, वो ऐसे नहीं रखा गया, उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये जिससे वो पास होगी ये पैरेलल नहीं है, वो इंक्लाइंड है। मतलब सर, मतलब वो बच्चों ऐसे है, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है तो इसके साथ वो इंक्लाइंड है, ऐसे होगी उसकी। मतलब ये अगर ए की है ये बी की है और इनके बीच का एंगल दे रखा है दैट इज 45 डिग्री।
तो आप समझो अनपोलराइज्ड इस पे डाली गई, इससे बाहर निकली आई नॉट बाई टू, और ये हमेशा होगी जब भी अनपोलराइज्ड है, जो भी इंटेंसिटी उसका हाफ लेना है, ये इंटेंसिटी बी से क्रॉस करके आएगी। तो बताओ बी से क्रॉस करने के बाद जो इंटेंसिटी आएगी वो कितनी होगी, यही पूछेगा। द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट, यानी बी से जो बाहर निकलेगी इसको बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ व्हाट इज दैट, इमर्जेंट लाइट, ऑब्वियसली। तो याद करो लॉ ऑफ मेलिस, है कि नहीं। क्या होता था सर ये बच्चों, जो इमर्जेंट लाइट की इंटेंसिटी है जो बी से बाहर निकलेगी वो होती थी आई, जो वहां पे उसके इंसिडेंट करने के लिए आ रही है। तो याद करना जब भी अनपोलराइज्ड लाइट से स्टार्ट करे तो जो भी उसकी इंटेंसिटी है उसका हाफ लेंगे इनटू कॉस ऑफ स्क्वायर थीटा, उनकी ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो ले लेंगे, एक्सिस के बीच में एंगल ध्यान रखना। तो सर ये तो हो जाएगा, तो बी से जो पास होगी वो ये होगी जो ए से पास होके आई है, तो यहां आप लिख सकते हो जो ए से पास होके आई है, ठीक है। और बी से जो पास होगी यहां से निकाल लो, तो ए से पास होके कितनी, मतलब ए पे क्या डाली आपने आई नॉट, हमें पता है जब वो फर्स्ट पोलराइड से बाहर निकलेगी तो हाफ रिड्यूस हो जाती है, तो हाफ बचेगी ना भाई, cos स्क्वायर 45 सर, ये ही ध्यान रखना है बस, बाकी कुछ नहीं है। cos 45 दैट इज 1/√2 स्क्वायर करोगे 1/2, व्हाट इज दैट सर, आई नॉट बाई 4, खत्म। ये फॉर्मूला याद रखने का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। अगर इस पोलराइड ए पर इसकी इस एक्सिस से यहां पे पोलराइज्ड लाइट इंटेंसिटी आई के साथ पास होती है आई नॉट, तो इससे बाहर भी आई नॉट ही होगी। लेकिन अगर अनपोलराइज्ड है जो बाहर आएगी वो आई नॉट बाई 2 होगी, और वो यहां यूज करते हैं। यस, समझ गए, बिल्कुल सर बिल्कुल, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से हम ऑब्जर्व करेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे, बढ़िया तरीके से अप्लाई करके आएंगे, बिल्कुल। आई होप सो आप ऐसे करोगे, ठीक है, और जरूर भी है बॉस। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इंतजार कर रहे हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि बहुत जरूरी है इनका एप्लीकेशन करना, इनको सीखना। हाँ यस, कमाल हो जाएगा अगर क्वेश्चन आएंगे, हम सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया सर, कैसा भी क्वेश्चन आएगा उड़ा डालेंगे। मैं यही चाहता हूँ बस आप उड़ा के तो आओ यार, मेरे को अच्छा लगेगा आपके एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में फिजिक्स में बेस्ट स्कोर, बेस्ट परसेंटाइल आपके आए, नीट वाले बच्चे इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाए कि बढ़िया स्कोर करके आए 140 150 160 170, जो भी आपको लोगे अकॉर्डिंग टू योर प्रैक्टिस गाइस। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपका मैं एक फॉर्मूला मेरा फेवरेट जिसपे हर साल क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी आया है, वो मैं आपको ऑब्वियसली रिवाइज कराने ही वाला था, तो भाई बताना जरूरी है। ये क्वेश्चन आ गया और बहुत बहुत मजा आएगा इसको डिस्कस करते हुए भी, राइट। उसने बोला टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी रेशियो, दो वेव हैं, ठीक है सर। अब दो वेव है तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगी, मतलब उनका इंटरफेरेंस तो होगा। इसकी इंटेंसिटी अगर I1 है, इसकी I2, तो इनको रेशियो दे रखा है बच्चों, आपको इनका रेशियो कितना दे रखा है सर, 1/9। ओहो, क्रॉस ईच अदर एट ए पॉइंट, यस, इस पॉइंट पे ये लेट्स सी पी पॉइंट पे क्रॉस कर रही है और इनकी इंटेंसिटी का रेशियो दे रखा है। द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट दैट पॉइंट, फिर से सुनो, द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट दैट पॉइंट व्हेन वेव्स आर इनकोहेरेंट। वो बोल रहा है कि इस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी ना, जब ये दोनों वेव, ये वेव 1 है ये 2 है, ये इनकोहेरेंट होगी, इनकोहेरेंट, समझना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनकोहेरेंट का केस होता है ना, तो इनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो पॉइंट पे होगी उसको उसने I1 बोला है, और हमेशा इनकोहेरेंट वाले केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन दोनों का सम होता है, ये याद रख लेना, केवल सम होता है भाई इनकोहेरेंट वाले केस में। लेकिन अगर ये कोहेरेंट है, नेक्स्ट देख लो, इफ वेव्स आर कोहेरेंट तो उसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस सेम पॉइंट पे I2 होगी, और अगर ये कोहेरेंट है तो यहां I2 को हम लिखेंगे फॉर कोहेरेंट, है ना, वो होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस ऑफ फाई, ये होता है। जब कोहेरेंट है तो उनका फेज जो डिफरेंस है वो 60 डिग्री है, यानी फाई की वैल्यू 60 डिग्री दे दी। ध्यान से फिर से याद करो, ये कब है, जब कोहेरेंट वेव्स होंगी। ये केवल सम कब होता है उन दोनों इंटेंसिटी का, जब वो इनकोहेरेंट होती है। बस ये दो अलग अलग फॉर्मूले, इनको याद रखना, मचा डालेंगे। पहले क्वेश्चन करा दो, फिर इसके इर्द गिर्द जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस साल आपके एग्जाम में 100% आएगा वो भी बताऊंगा। क्या सर मतलब ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, देखते जाओ बस आप, राइट। अच्छा सर ठीक है, इनकोहेरेंट के लिए हम ये यूज कर लेंगे, कोहेरेंट का ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा ही है ऑब्वियसली। तो ये I1 ओवर I2 है, और वो पूछ रहा है इसका रेशियो 10/x है, तो x बताओ। तो हमें निकालना है यहाँ पे I1 ओवर I2 का रेशियो, परफेक्ट। तो पहले I1 निकालते हैं, I1 कितना आएगा सर, I1 यहां से I1 ओवर I2, देखो जो रेशियो दे रखा है ऑब्वियसली आपको इनिशियल, इसको जो इनिशियल इंटेंसिटीज का रेशियो है ना, इसको हम लिख लेते हैं
लेट्स ये वेव ए है, ये बी है, इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी को I1 I2 ना लिखे, क्योंकि I1 I2 उसने कोहेरेंट इनकोहेरेंट का नाम दे दिया, तो हम ए और बी लिख लेते हैं, चलेगा? यस, 1/9। तो यहां से हम क्या करेंगे बच्चों, हमें I1 और I2 चाहिए, मतलब IA प्लस IB, तो इसको भी IA प्लस IB प्लस IA, पहली वेव और ये दूसरी वेव, ऐसे करके, ठीक है? तो हम यहां से क्या करने वाले हैं, IB की वैल्यू निकाल लेते हैं। IB आएगा 9 टाइम्स ऑफ IA। यस सर, इससे हेल्प मिलेगी। देखो ये तो आ गया, IA एज इट इज रखो, प्लस यहाँ 9 ऑफ IA हो जाएगा, तो ये 10 IA आ गया, ठीक है? I1 जब इनकोहेरेंट है तो 10 टाइम्स ऑफ किसी एक इंटेंसिटी, यानी जो फर्स्ट वेव है उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स वो आ गया है, दिस इज। अब यहां से I2 भी निकाल सकते हो। देखो I2 कैसे निकालेंगे, IA एज इट इज रखो, IB रिप्लेस कर दो 9 IA से, प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट IA एज इट इज इंटू 9 IA इंटू कॉस 61/2, 2 से 2 कैंसिल, देखो ये हो गया 10 IA, प्लस बच्चों यहां बचेगा 9 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा 3, और IA इंटू आई का स्क्वायर, यहाँ पे भी IA आएगा, दैट इज 13 IA, तो ये आएगा I2। फिनिश। रेशियो निकालना था सर I1 ओवर I2 का, तो I1 इनकोहेरेंट वाले केस में कितनी है, 10 IA, ठीक है बॉस? कोहेरेंट वाले में कितनी है, 13 IA, ये हो गया कैंसिल, तो बच गया 10/13। उसने दिया 10/x, तो व्हाट इज x? x इज 13, so this is 13. This is how you can solve the type of problem, very 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 important, and this formula for coherent is very important. incoherent में तो डायरेक्ट सम करना है, बात खत्म, ठीक है? सर आप बोल रहे थे कि चलो हो गया, मजा आ गया, कर लेंगे। भाई ये बहुत ब्यूटीफुल इजी क्वेश्चंस होते हैं, 4 मार्क्स आपको 100% मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बना के जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस इस टाइप के कैटेगरी क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। बस इतना दिमाग लगा लेना यार, मचा डालेंगे फिर हम, ठीक है? अब इसमें मैं आपको बता दूं गाइस, क्या बता दूं सर, अब इसमें एक बेहतरीन चीज आपको बता दूं, अगर वो आपके एग्जाम में कभी भी पूछे रेशियो, यहां पे इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा था, अगर पूछे मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालो, ठीक है? तो एक तो फॉर्मूला बता रहा हूं, दूसरा अपना फंडा है मेरा, जो वी फंडा, जो शॉर्ट फंडा है, वो कैसे, वो बुक्स में भी गिवन है, वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे भी डाला है, जो बच्चे नए हैं जाओ चेक करो, वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन के बेस्ट फंडे क्या होते हैं भाई। ओके बॉस, अगर ऐसा हो जाए, देखो भाई यहां पे तो कोहेरेंट इनकोहेरेंट देके रिजल्टेंट इंटेंसिटी का रेशियो पूछ लिया, लेकिन अगर इंडिविजुअल इंटेंसिटी गिवन है, जैसे यहाँ पे IA और IB गिवन था, अलग अलग वेव की, और उनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी की मैक्स और मिनिमम वैल्यू पूछे, यानी मैक्स वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू का जो रेशियो होगा वो पूछे, तो बच्चों याद रखने का, अंडर रूट ऑफ I1 ओवर जो रेशियो दे रखा है +1, और डिवाइड में अंडर रूट ऑफ I1 ओवर I2 और -1, और इसका पूरे का होल स्क्वायर कर देना, यानी वट एवर द रेशियो इज गिवन, जैसे दे रखा है यहां पुट करो, मैक्स टू मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो अगर पूछेगा तो मिल जाएगा। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सर इनका रेशियो गिवन होगा और I1 और I2 निकालना होगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये तो है फॉर्मूला, मेरी टेक्निक यूट्यूब पे है, समझ गए? बहुत बेस्ट टेक्निक है इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने की, और फटाक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हो। तो ये एडिशनल चीज जो मैंने आपको बतानी थी, ये आपको याद रखना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला कोहेरेंट ऑब्वियसली ये होता है। यहां अगर इसको इस रिजल्टेंट को मैक्सिमम बनाना चाहते हो तो cos phi 1 पुट कर देना, तो I max का फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इंडिविजुअल लिखा दूं आपको बच्चों, I max बनेगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। अगर दो अलग अलग वेव की इंटेंसिटी I1 I2 है, अगर I मिनिमम निकालना है बच्चों, तो cos phi -1 पुट करेंगे, तो यहां बन जाएगा I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 और इसका पूरे का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड करोगे I max और I मिनिमम आ जाएगा, लेकिन ये रेशियो वाला फॉर्म नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दिस 100%। और मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, क्वेश्चन जरूर मिलेगा, पक्का पक्का। लास्ट क्वेश्चन की डिस्कशन करेंगे बेहतरीन तरीके से, कॉन्सेप्ट सारे रिवाइज कर लिए कहीं ना कहीं हमने इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू। उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके जाने वाले हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, अपने वेव ऑप्टिक्स को बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बना के आप जाएंगे। ओके बच्चों, ओके गाइस, हियर वी गो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू जो लास्ट का कॉन्सेप्ट था वो भी कवर हो जाएगा। वाह सर, ये तो मजा आ गया। यस यार, देखो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर रहे हैं हम, जस्ट ये नहीं कि रिवाइज कर रहे हैं घर पे बैठ के पढ़ रहे या क्वेश्चन कर रहे फिर फंसते जा रहे, फिर डाउट आ रहा, फिर कॉन्फिडेंस लो रहा है। नहीं, कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल साथ साथ कर रहे तो मजा आ रहा है कि कैसी गलती हो सकती है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे सॉल्यूशन करेंगे, कहां फंस सकते हैं, कैसे फास्ट होता है क्वेश्चन, क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टी कॉन्सेप्ट कैसे, ये सब कुछ पता चल रहा है। अंडरस्टूड? यही आपको आना चाहिए, यही आपको करना है पढ़ाई करते समय। उसने बोला व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम एयर। भाई ये ऐसा केस है, इधर अगर एयर है और इधर कोई मीडियम है, ठीक है, इससे डेंसर ऑब्वियसली, तो एक लाइट जो अनपोलराइज्ड है जिसमें दोनों होंगी, है ना,
अनपोलराइज्ड लाइट है, ये इस तरह याद आ गया होगा, हाँ, ब्रूस्टर एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ये अनपोलराइज्ड लाइट है, और जब ये इस पॉइंट पे टकरा रही होगी तो ये नॉर्मल होगा, और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों दे रखा है, दैट इज 60 डिग्री, ये दे रखा है उसने। द रिफ्लेक्टेड रे इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, इस केस में जो रे यहां से रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये रे रिफ्लेक्टेड है, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, समझना बात को। तो एक रे इसमें ये सीधी है तो थोड़ी सी इधर को चली जाएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ऑब्वियसली दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे। याद करो उसने बोला ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड है, सॉरी पोलराइज्ड है, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है गाइस, यस। इस केस में जब रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज्ड हो जाए, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, कुछ रिफ्रैक्ट हो रही है, तो दिस इज द केस ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसमें क्या रखना है, और ये पूछा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द मीडियम निकालना है। ये नॉर्मल एस के साथ जो एंगल है आर, ये निकालना है बच्चों। एक चीज याद रखना, जब भी ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, ब्रूस्टर एंगल वाला कॉन्सेप्ट होता है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है कि अनपोलराइज्ड लाइट हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, पोलराइज्ड बना रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्टेड कंप्लीटली, तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का जो एंगल होगा हमेशा वो 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री होगा, एक बात आपको मैं बता दूं, अगर ये 90 डिग्री होगा, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दे रखा है, इसी को आईपी कहते हैं, आईपी यानी पोलराइजेशन एंगल, ठीक है, इसी को कहते हैं। और गाइस इस केस में ये जो 90 डिग्री है, मतलब यहां से यहां तक का एंगल और यहां से यहां तक, ये 90 डिग्री जो एंगल होता है रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच में, ये सम होता है इंसिडेंस प्लस रिफ्रैक्शन एंगल का सम होता है, ये सम होता है, ये याद रखना इस पर्टिकुलर कंडीशन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये आईपी अगर गिवन ना होता, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता, तो 10 ऑफ आईपी इक्वल टू म्यू होता है, याद करो। ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ये ब्रूस्टर एंगल होता है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, फिर हम यहां से निकाल लेते हैं इसको, और ये आता 10 इनवर्स ऑफ म्यू, ये भी याद दिला दूं नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आया, ठीक है। अनपोलराइज्ड लाइट में ब्रूस्टर एंगल की बात करेगा पोलराइजेशन, तो दिस इज द वे। लेकिन इस केस में रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम होता है ये, तो 90 इक्वल टू आई 60 प्लस आर, तो आर आ गया डायरेक्टली 30 डिग्री, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको ये कॉन्सेप्ट याद दिला रहा हूं। तो सर अगर पोलराइजेशन एंगल हमारे से पूछेगा और आपको म्यू ही नहीं गिवन होगा, तो कैसे करेंगे फिर, ध्यान से समझो। फिर वो बच्चों क्रिटिकल एंगल की बात करेगा, क्रिटिकल एंगल वाले कॉन्सेप्ट की बात करेगा, क्रिटिकल एंगल। तो सर क्रिटिकल एंगल देके हम आईपी कैसे निकालेंगे, तो याद करो क्रिटिकल एंगल एयर और मीडियम का जब केस होता था, साइन ऑफ आई सी यानी क्रिटिकल एंगल, ये 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता था। पहले यहां से म्यू निकालेंगे, क्रिटिकल एंगल गिवन होगा तो म्यू आएगा, यहां पुट करेंगे आईपी आ जाएगा, दिस इज द वे। सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है स्पीड दे दे, तो म्यू इज इक्वल टू, आप सबको पता है बच्चों, सी बाई वी होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इस मीडियम में जब लाइट एंटर करेगी उसकी स्पीड गिवन होगी, तो वहां से म्यू निकाला जा सकता है, ये तरीका हो सकता है, दिस इज द वे, समझ गए। सम टाइम बच्चों वो क्या करेगा, आईपी दे देगा, यहां से म्यू निकाल लेना, और म्यू निकाल के क्रिटिकल एंगल पूछेगा, यहां पुट कर देंगे, क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, ये सब रिलेट करते हैं आपस में, एंड दिस इज द बेस्ट टेक्निक। आई होप आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर लिया, सब रिविजन कर लिया, सीख लिया, अब आपकी बारी है ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाना बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आप बहुत शिद्दत के साथ हर चीज़ बेहतरीन तरीके से ऑब्जर्व करके प्रैक्टिस करके जाएंगे, उसको घर जाके फिर से रिवाइज करेंगे, जिससे वो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए, कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। मेरी दुआएं आपके साथ है, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को शेयर करने में ना शर्माए, सब्सक्राइब करें, जिससे हम भी आगे बढ़े, ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनकी हेल्प कर सकें, और ऑब्वियसली गाइज ये सब कुछ है कि बच्चों के मार्क्स बस अपने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छे आना चाहिए। और हमारी जो बुक है यू कैन फिजिक्स की, आप नए बच्चे हो, आपके पास फिलहाल नहीं है, तो उसको तुरंत, जो नीट के बच्चे हैं, जो कि जेईई का तो एग्जाम जस्ट आ चुका है, वो तो बिल्कुल ऑर्डर कर ले, क्योंकि वो बुक ना बच्चों आप सबके लिए सब कुछ टेक्निक उसमें मिलेगी, शॉर्ट ट्रिक टेक्निक, डायरेक्ट वो फॉर्मूला जिन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनकी लिस्ट, उन पे डिपेंडेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे आते हैं, कंप्लीटली मैंने हैंड रिटन सॉल्व किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप कोई भी डाउट आता है, पढ़ते रहे, एंजॉय करते रहे, मेरे को बता सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ऑसम तरीके से उस जर्नी को फिर स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट।